बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 11 व 12 के लिए रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान विषय लेकर आए हैं। बच्चों, कक्षा 11 में रसायन विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, भाग 6। कक्षा 11 में ही भौतिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति, भाग 2, और इससे संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे। बच्चों, कक्षा 12 में आज हम रसायन विज्ञान में विलयन भाग 3 और विलयन भाग 4 का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भाग 8 और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भाग 8 से संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने व समझने के लिए आपको इनके प्रश्नों का हल भी करना है, इसलिए आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, जिससे आप मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं और अपने नोट्स तैयार करते रहें। परीक्षा के समय आपको ये नोट्स बहुत लाभदायक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 6। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टाइकियोमेट्री के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट। जब हम किसी बाजार में जाते हैं और कुछ वस्तु खरीदते हैं, तो उस वस्तु को हम किसी निश्चित मूल्य या स्टैंडर्ड वैल्यू में नापते हैं। जैसे अगर हम केला या बनाना खरीदते हैं तो उसे हम किलोग्राम में नापते हैं। मिल्क यानी दूध खरीदते हैं तो उसे हम लीटर में नापते हैं। पर क्या आप इन दोनों पदार्थों के इनके कणों के संख्या पे नाप सकते हैं? आइए इसे विस्तार से जानें। स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर एक
प्योर गोल्ड यानी प्योर सोने का है? क्या आप इस सोने में कितने कणों की संख्या है बता सकते हैं? आपके मुताबिक यह संख्या को गणना बहुत ही मुश्किल है, पर रसायन विज्ञान ने इसको आसान बनाया है। आइए जानते हैं कैसे। रसायन विज्ञान में हम मोल की गणना करते हैं कणों की संख्याओं को मापने के लिए। एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक यानी आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या होती है। इन कणों की संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक यानी एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। आइए इस एवोगाड्रो स्थिरांक के बारे में जानें। एवोगाड्रो स्थिरांक या एवोगाड्रो संख्या कणों की उन संख्या को बोलते हैं जो पदार्थ के एक मोल में मौजूद होती है। इसे हम Na से लिखते हैं। इसकी वैल्यू है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, यह संख्या अमेडियो एवोगाड्रो जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। हम अब बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान दो तरीकों से नापा जाता है। पहला है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है मोलर द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यह एक कण का द्रव्यमान होता है। और मोलर मास या मोलर द्रव्यमान 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कणों यानी एवोगाड्रो संख्या के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब यह कण दो तरीके के भी हो सकते हैं, तो मोलर द्रव्यमान को भी दो भागों में बांटा गया है। मोलर द्रव्यमान दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यह तब यूज किया जाता है जब यह कण एक परमाणु हो। इसको हम GaM भी लिखते हैं। और अगर एवोगाड्रो परमाणु एक अणु हो यानी मॉलिक्यूल हो तो हम इसे ग्राम अणु द्रव्यमान यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। इसे हम GMM भी लिखते हैं। इस तरीके से हमने दोनों द्रव्यमानों के बारे में जाना। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। ऑक्सीजन, जिसे हम O से लिखते हैं, आपने कई जगहों पे इसका द्रव्यमान दो तरीकों से देखा होगा। इसे हम 16U भी लिखते हैं और इसे 16 ग्राम भी लिखते हैं। क्या आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? 16U होता है परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, और 16 ग्राम होता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी ग्राम एटॉमिक मास, जिसे GaM भी कहते हैं। स्क्रीन पे दिया गया टेबल कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। यह आप लिख सकते हैं। एक मोल को परिभाषित करने के लिए बहुत तरीके दिए गए। स्क्रीन पे दिया गया टेबल उन सारे परिभाषाओं को एक टेबल फॉर्म में लिखता है। आइए इसे एक एक करके विस्तार से जानें। यदि हमें एक मोल को एक परमाणु पदार्थ के लिए परिभाषित करना हो, तो इसको हम परिभाषित करने के लिए
जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान भाग ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी ग्राम एटॉमिक मास। इस तरीके से हम एक परमाणु पदार्थ के लिए मोलों की संख्या को परिभाषित करते हैं। यदि हमें एक मोल की परिभाषा एक आणविक पदार्थ के लिए देना हो तो इसका फॉर्मूला होगा मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान और भाग करेंगे इसे ग्राम अणु द्रव्यमान यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हम एक आणविक पदार्थ के लिए मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। यदि हमें कुल दिए गए कणों की संख्या दी हो, उसमें हमें मोलों की संख्या को परिभाषित करना हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोलों की संख्या बराबर दिए गए कुल कणों की संख्या और उसे एवोगैड्रो संख्या से भाग करेंगे। जैसा हमने अभी पढ़ा, एवोगैड्रो संख्या होती है 6.023 into 10 की पावर 23। इस तरीके से हम मोलों को कई तरीकों से परिभाषित करते हैं। अब हम अपने एक प्रश्न पे आते हैं। क्या आप बता सकते हैं 398 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोलों की संख्या होगी? आइए इसे सॉल्व करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या आप इनका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं? जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए दिए गए तत्वों को उनके नंबरों से और उनके परमाणु द्रव्यमान से गुणनफल का योग करते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। जैसा कि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो 2 into हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 क्योंकि एक ही सल्फर है into सल्फर का परमाणु द्रव्यमान और प्लस 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है into ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो सारी वैल्यूज को रखकर हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान आया 98 ग्राम पर मोल। इस तरीके से हम किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, जैसा हमने पिछली वीडियोस में जाना था। आइए अब इसमें हम मोलों की संख्या को ज्ञात करें। जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा, मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए दिए गए द्रव्यमान को उसके आणविक द्रव्यमान से भाग करेंगे। वही फॉर्मूला हमने इस प्रश्न में यूज करा। इस प्रश्न में दिया गया द्रव्यमान है 398 ग्राम यानी W हुआ 398 ग्राम और M यानी आणविक द्रव्यमान हुआ 98 ग्राम पर मोल, जैसा हमने पिछली स्लाइड में निकाला। जब हमने इन सारी संख्याओं को इस फॉर्मूले में रखा तो आंसर आया 4.061 मोल, यानी 398 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड में 4.061 मोलों की संख्या है। इस तरीके से हम किसी भी अणु के मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। मोल संकल्पना के बाद अपने दूसरे विषय पे चलते हैं, जो है स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें अभिकारकों यानी रिएक्टेंट और उत्पादों यानी प्रोडक्ट के संबंध का उपयोग मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव डाटा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक रिएक्शन से समझें। स्क्रीन पर आप एक रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को देख पा रहे हैं।
इसमें हमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट दिख रहा है जो कि पर्पल रंग से है, और उत्पादक यानी प्रोडक्ट दिख रहा है जो कि लाल रंग है। इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को दर्शाते हैं। इस रासायनिक प्रतिक्रिया को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिससे हमें एक बैलेंस्ड फॉर्म मिले। इस केमिकल रिएक्शन या रासायनिक प्रतिक्रिया में आप देख पा रहे हैं सोडियम से पहले लगा हुआ 2, HCl से भी पहले लगा हुआ है 2 और NaCl से पहले लगा हुआ है 2। इन गुणांक को हम स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, यानी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आइए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की परिभाषा को जानते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक रासायनिक प्रतिक्रिया में यौगिक से पहले प्रतीक संख्या को कहते हैं। यह गुणांक हमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया को बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है। अगर इसे रासायनिक प्रतिक्रिया की भाषा में कहें तो दिए गए रासायनिक रिएक्शन में A, B, C, D एक स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं। इस तरीके से हमने स्टाइकियोमेट्री के बारे में जाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 2। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे औसत वेग तथा औसत चाल। उसके बाद हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल। तो आइए शुरू करने से पहले एक बार परिचय पर नजर डालते हैं। आप अपने आसपास रोज बहुत सी वस्तुओं को गति करते हुए देखते हैं, पर क्या आपको सारी वस्तुएं गति करती हुई दिखती हैं? इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप ट्रेन की खिड़की तथा दरवाजों की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो क्या आपको ट्रेन के अंदर की वस्तुएं आगे चलती हुई नजर आएंगी? क्या आपको चीजें गति में दिखेंगी? नहीं। लेकिन क्या सही में ऐसा है? चलिए इसके लिए हम एक और कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड ट्रेन के बाहर खड़ी है और अब उसके लिए बताइए क्या ट्रेन गति कर रही है या नहीं। जी हाँ, उसके लिए ट्रेन गति कर रही है। इससे हमारे दो निष्कर्ष निकलते हैं, जिसमें पहला है गति का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। जैसे जब आप ट्रेन के अंदर बैठे थे तो ट्रेन की गति 0 थी, लेकिन आपकी फ्रेंड के लिए ट्रेन की कुछ निश्चित गति थी। एक वस्तु गति की अवस्था में तभी कहलाती है जब वह समय के साथ कुछ दूरी तय करे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और चाल को समझते हैं। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। यह किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी होती है, जिसे हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं। यहां लिखा है v बराबर x/t, जहां पर v है चाल, x है दूरी तथा t है समय। अब हमें यहां से यह भी पता चलता है यदि दूरी का मान ज्यादा है तो चाल का मान भी ज्यादा होगा, और अगर समय का मान कम है
तब भी चाल का मान अधिक होगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो एक निश्चित गति से चल रहा है। अब यह किसी निश्चित समय अंतराल में कुछ दूरी तय करता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, वह इसी निश्चित समय अंतराल में अधिक दूरी करता है। तब दूसरे व्यक्ति की चाल पहले व्यक्ति की चाल से अधिक कहलाएगी। चाल दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए यदि दो वस्तुएं समान गति से अलग अलग दिशा में जा रही हैं, तब भी उनकी चाल समान होती है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, यदि यह पिंड किसी निश्चित दिशा में गति कर रहा है और उसी की तरह दूसरा पिंड भी एक दूसरी निश्चित दिशा में गति कर रहा है, और यदि दोनों समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, तब दोनों की चाल समान होगी और यह निर्भर नहीं करेगा कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और वेग पर नजर डालते हैं। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। यह किसी पिंड की वह दर है जिससे वह किसी निश्चित दिशा में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। मतलब वेग में हम परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी ध्यान देते हैं, और इसको इस सूत्र से प्रदर्शित किया है, जहां लिखा है v बराबर d/t, जहां d विस्थापन है और t समय है। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई पिंड एक बिंदु से आगे की तरफ सरल रेखा में गति कर रहा है और वो t समय में d विस्थापन तय करता है। तब उसका वेग हो जाएगा d/t। वेग का मान सदैव दिशा पर भी निर्भर करता है। चलिए इसे भी फिगर से देखते हैं। मान लीजिए ये कोई पिंड है जो एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है। वहीं एक दूसरा पिंड किसी दूसरी दिशा में समान रूप से गति कर रहा है और दोनों समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं। परंतु तब भी इन दोनों का वेग अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और औसत चाल को समझते हैं। औसत चाल को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। एक गतिमान कण के लिए औसत चाल को दो बिंदुओं के बीच की दूरी में अंतर तथा बिंदुओं के बीच के समय में अंतर के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई पिंड है जो इस प्रकार गति कर रहा है। अब हम औसत चाल निकालने के लिए इसकी तय की गई दूरी देखेंगे, जो इस प्रकार है, और इसी के अनुसार हम लिख सकते हैं औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल व्यय समय। चित्र में चली गई दूरी को काले रंग की सरल रेखा से प्रदर्शित किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं और औसत चाल से जुड़े कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। औसत चाल की इकाई मीटर पर सेकंड है। औसत चाल की विमा m0 L1 t-1 है। औसत चाल की दिशा के बारे में नहीं बताती है तथा औसत चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है तथा इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। सरल रेखा पर जो बिंदु दिखाए गए हैं उनका नाम है A, B तथा C। वस्तु गति बिंदु A से प्रारंभ करती है और वो पहले A से C की तरफ जाती है, जिनके बीच की दूरी है
3 मीटर, फिर C से B की तरफ जाती है जिनके बीच की दूरी है 4 मीटर, और फिर वापस से B बिंदु से C पर आ जाती है। तो चलिए अब देखते हैं इसके लिए औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल होती है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। मान लीजिए वस्तु ने अपनी पूरी गति के दौरान 10 सेकंड में पूरी दूरी तय की, तब इस केस में औसत चाल होगी v एवरेज बराबर 3 मीटर, क्योंकि A से C के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, प्लस 4 मीटर क्योंकि फिर वस्तु C से B की तरफ गई थी, प्लस 4 मीटर क्योंकि वस्तु वापस से पॉइंट B से पॉइंट C पर आ गई थी, और बटे 10 सेकंड क्योंकि कुल दूरी 10 सेकंड के समयांतराल में तय की गई, इसलिए v एवरेज हो जाएगा 11 मीटर बटे 10 सेकंड बराबर 1.1 मीटर पर सेकंड। तो चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं औसत वेग को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एक गतिमान कण के लिए औसत वेग को दो बिंदुओं के बीच विस्थापन तथा बिंदुओं के बीच के समयांतराल के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पिंड गति कर रहा है और उसका गति का मार्ग इस तरह से है। अब जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि औसत वेग के लिए हमें दो बिंदुओं के बीच विस्थापन की आवश्यकता होती है, तो इसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु जो कि हैं x1 और x2, इनके बीच विस्थापन हम इस रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अब इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र है v बराबर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, जहां t2 और t1 अंतिम तथा प्रारंभिक समय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और औसत वेग से जुड़े कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। औसत वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है। औसत वेग द्वारा पिंड की गति की दिशा के बारे में भी पता चलता है। औसत वेग का मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। औसत वेग का मान औसत चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है। औसत वेग का मान कभी भी औसत चाल से अधिक नहीं हो सकता। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसे ग्राफ से समझते हैं। इसके लिए हम समय और दूरी के बीच एक ग्राफ लेते हैं, जिसका औसत वेग निकालने के लिए हम इस ग्राफ पर कोई दो बिंदु सेलेक्ट करते हैं जिनकी x अक्ष पर दूरी है x1 और x2। अब औसत वेग निकालने के लिए हम इन दोनों बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा खींचते हैं, और इस सरल रेखा की प्रवणता ही औसत वेग कहलाती है। आप देख सकते हैं इस सरल रेखा की प्रवणता धनात्मक है। प्रवणता को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, और इसी तरह हम और बिंदुओं के बीच का भी औसत वेग देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगा, इसलिए औसत वेग का मान भी ऋणात्मक होगा। और इसी तरह हम और बिंदुओं के बीच भी देख सकते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि औसत वेग का मान 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रवणता का मान 0 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के और ग्राफ देखते हैं। हमारा पहला ग्राफ है दूरी और समय के बीच का ग्राफ, जो कि इस तरह से है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रवणता धनात्मक है, इसलिए औसत वेग भी धनात्मक होगा, तथा दूसरे केस में प्रवणता ऋणात्मक है, इसलिए औसत वेग भी ऋणात्मक होगा, तथा तीसरे केस में प्रवणता 0 है,
आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लोप का मान 0 है, इसलिए औसत वेग भी 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तात्क्षणिक वेग पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम यहाँ पर इसका परिचय पढ़ेंगे। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और विमा होती है m0 L1 t-1। आगे चलते हैं और तात्क्षणिक चाल पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक वेग के परिमाण को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यदि तात्क्षणिक वेग को v से रिप्रेजेंट किया जाए और तात्क्षणिक चाल को u से रिप्रेजेंट किया जाए, तो यह लिखा जा सकता है u बराबर मॉड v। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा औसत चाल, उसके बाद हमने पढ़ा औसत वेग तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा तात्क्षणिक चाल एवं वेग। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल तथा त्वरण। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम विलियन पार्ट का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे या फिर हम राउल्ट नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग आदर्श एवं अनादर्श विलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राउल्ट नियम से। राउल्ट नियम फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसिस मार्टे राउल्ट द्वारा दिया गया था। यह नियम 1886 में दिया गया था। यह द्रव विलयन के वाष्प दाब पर आधारित है। इस नियम को फ्रांसिस मार्टे राउल्ट ने द्रव विलयन के वाष्प दाब के लिए बनाया था। अब देखते हैं राउल्ट नियम कहता क्या है। राउल्ट नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। एक बार और इस बात को मैं दोहराता हूँ। राउल्ट नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट नियम है। आप इस पूरे वाक्य को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। यह बहुत ही जरूरी चीज है परीक्षा के उद्देश्य से। इसके बाद देखते हैं राउल्ट नियम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको अपने सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा जिस पे वाष्प दाब और मोल अंश बना हुआ है। यह राउल्ट नियम का ग्राफ है। इस ग्राफ को आप अपनी कॉपियों में बना लीजिए, यह बहुत ही जरूरी है। अवयव ए के लिए अगर मैं ये मानूं कि जो मेरा विलयन है उसमें 2 अवयव हैं, तो अवयव ए के लिए जो आंशिक दाब होगा PA वो समानुपाती होगा A के मोल अंश के, यानी कि XA। अब मैंने नीचे बराबर का साइन लगाया और उससे मेरा जो समीकरण बना वो बना PA = P0A XA। यह मेरा समीकरण बना। इसी प्रकार अवयव B के लिए मैं सीधा लिख सकता हूँ कि PB = P0B XB। यह मेरा आंशिक दाब है PA और PB के लिए। यह आंशिक दाब मैंने राउल्ट नियम के हिसाब से निकाला है। राउल्ट नियम पे जितने भी आपके NCERT की किताब में सवाल हैं वह सवाल आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं राउल्ट नियम की हेनरी नियम के साथ तुलना। राउल्ट नियम जहां आपने देखा कि जो हमारा आंशिक दाब P था वो बराबर था
वाष्प दाब P नॉट इंटू x, जहां पर x उस अव्यय का मोल अंश था। यह हमारा राउल्ट नियम था और हमारा हेनरी नियम था P इक्वल टू KH इंटू x, जहां पर जो P था वह गैस का आंशिक दाब था और जो हमारा x था वो गैस का मोल अंश था और KH हमारा हेनरी स्थिरांक था। अगर आप दोनों की तुलना करें आपस में, राउल्ट नियम और हेनरी नियम की, तो आप देख पा रहे हैं दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो बस P नॉट G और KH का। P नॉट G जहां पर अव्यय का वाष्प दाब है, वहीं KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है। तो राउल्ट नियम जो है वह एक स्पेशल केस होता है हेनरी नियम का, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हेनरी नियम गैस द्रव विलयनों में इस्तेमाल होता है और राउल्ट नियम द्रव द्रव विलयनों में इस्तेमाल होता है। तो यह थी राउल्ट नियम की हेनरी नियम के साथ तुलना। अब आगे बात करते हैं आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम आदर्श विलयन का आंशिक दाब राउल्ट नियम की मदद से निकाल सकते हैं। आदर्श विलयन की जो दूसरी खास बात है वह ये है कि आदर्श विलयन में मिश्रण की एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आदर्श विलयन के ये दो गुण बहुत ही जरूरी हैं, तो ये दो गुण आप अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी आदर्श नहीं होता, तो वैसे ही आदर्श विलयन भी नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी विलयन नहीं है जो पूरी तरह से आदर्श है, लेकिन कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो आदर्श विलयन की तरह थोड़ा थोड़ा बर्ताव करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आदर्श विलयन नहीं होते हैं। तो यह चीज भी आप अपने दिमाग में रखिए कि आदर्श विलयन नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो आदर्श विलयन की तरह बर्ताव करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन के विपरीत अनादर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। हम राउल्ट नियम की मदद से अनादर्श विलयन का आंशिक दाब नहीं निकाल सकते, या हम राउल्ट नियम का यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते। ये विलयन राउल्ट नियम के माध्यम से अनुमानित वाष्प दाब में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन देते हैं। यह आदर्श नियम की एक बहुत ही खास बात है और ये जो विचलन है हम आगे देखेंगे, और यह धनात्मक और ऋणात्मक विचलन बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के उद्देश्य से। अब आगे बढ़ते हैं अनादर्श विलयन में विचलन। पहला विचलन होता है धनायन विचलन। धनायन विचलन में आप देख सकते हैं दो तरह की रेखाएं बनी हुई है, एक डॉट से बनी है और एक कंटिन्यू रेखा बनी हुई है। डॉट से बनी हुई रेखा जो है वह राउल्ट नियम से निकले हुए वाष्प दाब को दर्शाती है, और वहीं जो कंटिन्यूअस रेखा बनी हुई है, जो एकदम काली है, वह रेखा उस आंशिक दाब को दर्शाती है जो अनादर्श विलयन के असल में आंशिक दाब हैं। तो यह होता है धनायन विचलन। धनायन विचलन में आपने एक चीज देखी होगी कि अनादर्श विलयन का जो असल में आंशिक दाब है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए जो आंशिक दाब है उससे हमेशा ज्यादा ही है। तो यह होता है धनायन विचलन। दूसरा होता है ऋणायन विचलन। धनायन विचलन के एकदम विपरीत ऋणायन विचलन में जो अनादर्श विलयन है उसका जो असल में आंशिक दाब है वह राउल्ट नियम से निकले हुए आंशिक दाब के हमेशा कम आता है। आप देख सकते हैं जो डॉट वाली लाइन है या डॉट वाली रेखा है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए आंशिक दाब को दर्शाती है, और जो एकदम काली खिंची हुई रेखा है वह अनादर्श विलयन का असल में जो आंशिक दाब है उसे दर्शाती है। तो
आप देख सकते हैं कि जो असल में अनादर्श विलयन का आंशिक दाब है वह राउट लॉ से निकले हुए आंशिक दाब से कम है। इसी को कहते हैं ऋणायन विचलन। अंग्रेजी में धनायन विचलन को पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं और अंग्रेजी में ऋणायन विचलन को नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने राउट नियम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ आई होंगी। आप इन सब टॉपिक्स को एनसीईआरटी रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और इन पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम सबसे पहले अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम विलयन का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अनुसंख्या गुणधर्म से। अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? अनुसंख्या गुणधर्म वो गुणधर्म होता है जो सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं हिमांक का अवनमन और जो चौथा होता है उसे कहते हैं परासरण दाब। शुरू करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से। देखिए, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है उसके लिए जो समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। डेल्टा P1 बराबर P01 x2। जो P01 है वो उस अवयव का वाष्प दाब होता है। डेल्टा P1 जो है वो आपेक्षिक अवनमन है और x2 जो है वो विलायक का मोल अंश है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो कुछ इस प्रकार है। डेल्टा TB बराबर KB गुणा M। यहाँ पर M जो होता है वो विलेय की मोललता है और KB जो है वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। डेल्टा TB जो है वो क्वथनांक का उन्नयन होता है। क्वथनांक के उन्नयन पर काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, तो आप इस टॉपिक पर कुछ प्रश्न हल कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन होता है डेल्टा TF बराबर KF गुणा M। यहाँ पर डेल्टा TF हिमांक के अवनमन को दर्शाता है। जो M है वो विलेय की मोललता है और KF जो है वो हिमांक का अवनमन स्थिरांक है। यह था हिमांक का अवनमन। यह भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आप इस पर कुछ प्रश्न कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी अनुसंख्या गुणधर्म की, जिसका नाम है परासरण। अंग्रेजी में परासरण को ऑस्मोसिस भी कहते हैं। परासरण में क्या होता है, एक जगह विलयन होता है और दूसरी जगह विलायक होता है। बीच में एक अर्धपराग्य झिल्ली मौजूद होती है। इस अर्धपराग्य झिल्ली का काम क्या होता है, यह कुछ कणों को अपने से जाने देती है और कुछ कणों को रोक देती है। जब अर्धपराग्य झिल्ली विलयन
और विलायक के बीच में लगी होती है तो विलायक का प्रवाह विलयन की तरफ होने लगता है। विलायन के इस प्रवाह को परासरण कहते हैं या फिर ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यह होता है परासरण। अब जानते हैं परासरण दाब क्या होता है। हमारे पास 3 तरह की अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था होती है जब कोई दाब नहीं लग रहा होता, बाहर से। उस समय क्या होता है, जो अर्धपराग्य झिल्ली है, जिसको हम अंग्रेजी में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उससे विलायक विलयन की तरफ जाने लगता है। लेकिन अगर हम विलयन वाले खांचे में ऊपर से एक दाब लगाएं और उस दाब को लगाते ही वो जो विलायक विलयन की तरफ आ रहा था वो आना बंद कर दे, उस दाब को कहते हैं परासरण दाब, या फिर अंग्रेजी में उसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब वो दाब होता है जिसको लगाते ही जो विलायक का प्रवाह है वो रुक जाए, उसे परासरण दाब कहते हैं। यह दूसरी अवस्था थी। तीसरी अवस्था वो होती है जब जो हमारा दाब लग रहा है वो परासरण दाब से अधिक लग रहा है। जब दाब परासरण दाब से अधिक लगने लग जाए तो उस अवस्था में क्या होता है, विलयन में से विलायक के कण बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो इसे कहते हैं परासरण दाब। और जो आखिरी वाला मैंने आपको मामला बताया, वह मामला हम पानी को शुद्ध करने में इस्तेमाल करते हैं। उसे हम अंग्रेजी में रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यह था परासरण दाब। अब देख लेते हैं परासरण दाब का सूत्र। तो परासरण दाब का सूत्र होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। यहाँ पर C जो है वो मोलरता है, R जो है वो गैस नियतांक है और T जो है वो तापमान है। तो यह परासरण दाब का सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान की। अभी तक हमने जितनी भी अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ा, उसमें हमने बस एक चीज को ध्यान में नहीं रखा। जैसे हमारा KCl है, तो KCl को जब हम पानी में डालेंगे तो KCl जो है वो K+ और Cl- में टूट जाता है। लेकिन हमने अभी तक इन सब चीजों को नकारा है और इससे जो हमारी अनुसंख्या गुणधर्म की जो भी वैल्यू आई है वो सारी गलत हो जाएंगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जैसे हम KCl के लिए अनुसंख्या गुणधर्म निकालते हैं तो हमने ये चीज पढ़ी कि अनुसंख्या गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो KCl तो एक कण है, हमने उस एक कण को लेकर ही उस अनुसंख्या गुणधर्म की मात्रा निकाली। लेकिन KCl तो K+ और Cl- में बटने के बाद 2 कण बन गए। तो यहाँ पर 2 कणों के लिए अनुसंख्या गुणधर्म निकालना होगा, जो हमने नहीं किया और जो कि गलत है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान इसी चीज को सही करता है। I बराबर सामान्य द्रव्यमान भागा असामान्य द्रव्यमान। I को वॉन हाफ गुणक कहते हैं। हमने अभी तक जितनी भी अनुसंख्या गुणधर्म निकाला है उसमें इस I को गुणा करना होगा और उससे जो अनुसंख्या गुणधर्म की जो भी वैल्यू आएगी वह हमारा सही उत्तर होगा। तो यह होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। आइए अब वीडियो के अंत में आ गए हैं हम लोग, तो देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ा। इसमें हमने 4 तरह की अनुसंख्या गुणधर्म पढ़े। उसके बाद हमने असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ आई होंगी और मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप ये सब चीज़ें NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, अभी तक हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 7 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 8वां भाग समझेंगे और इस 8वें भाग में
हम समझेंगे कि जब किसी द्विध्रुव को किसी एक समान बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, यानी एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र E कुछ इस दिशा में फ्लो कर रहा है। अब हम इसमें किसी एक विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में न होकर कुछ टेढ़ी रखी है। इसकी अलग अलग स्थिति के बारे में हम बाद में विचार करेंगे। अभी अगर हम देखें तो यह पाते हैं कि द्विध्रुव अपनी प्रारंभिक स्थिति में बदलाव लाती है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में घूम जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक समान बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव स्वयं को विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश कर लेते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र कुछ इस दिशा में है, जिसमें हमने एक द्विध्रुव रखा है, जिसमें धनात्मक आवेश बिंदु A तथा ऋणात्मक आवेश बिंदु B पर रखा है। दोस्तों, यहाँ पर हमने केवल विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए एक ही एरो बनाया है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाना चाहेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक धनात्मक आवेश से ही उत्सर्जित होता है और दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं। यानी बिंदु A या धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल होगा प्लस QE, जबकि बिंदु B पर रखा ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत यानी नीचे की ओर जाएंगे और इस आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण होगा ऋणात्मक QE। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी निकाय पर समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में लगने वाले बल युग्म निकाय में बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। यानी यहाँ पर भी इस द्विध्रुव में उत्पन्न होता है बल आघूर्ण, जिसकी वजह से ये द्विध्रुव अपने मध्य बिंदु के सापेक्ष घूम जाता है। दोस्तों, बल आघूर्ण को ज्ञात करने का सूत्र होता है बल गुणा बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी। और जैसा कि हमने अभी लिखा कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल है QE। इसके अलावा बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी जानने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर हम बिंदु A तथा बिंदु B से एक समकोण त्रिभुज ACB बनाएं, तो इसमें कोण BAC भी होगा थीटा। यानी यहाँ पर दोनों बिंदुओं या आवेशों के बीच लंबवत दूरी है AC, जिसका मान होगा 2A sin थीटा। तो दोनों ही राशियों का मान बल आघूर्ण के फॉर्मूला में रखें तो बल आघूर्ण टाउ आता है QE गुणा 2A sin थीटा। दोस्तों, यहाँ पर हम 2QA को साथ लिख लेते हैं और अगर आपको याद हो तो यह होता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे लिखा जाता है P से। यानी बल आघूर्ण होगा PE sin थीटा। यानी इसे P तथा E का सदिश गुणनफल भी कहा जा सकता है, यानी P क्रॉस E। आइए अब इस द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में विभिन्न स्थितियों पर विचार करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। दोस्तों, इस परिस्थिति में विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण के बीच बनने वाला कोण होता है 0 डिग्री। तो बल आघूर्ण का मान होगा PE sin 0 डिग्री। और क्योंकि sin 0 डिग्री का मान होता है 0, इसलिए यहाँ पर बल आघूर्ण का मान भी होगा 0। यानी इस केस में द्विध्रुव नहीं घूमेगी। अगली परिस्थिति है जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। दोस्तों, इस परिस्थिति में विद्युत क्षेत्र
तथा द्विध्रुव आघूर्ण के बीच बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री। तो बल आघूर्ण का मान होगा PE sin 90 डिग्री। और क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए यहाँ पर बल आघूर्ण का मान हो जाएगा P गुणा E। आइए अब आज के वीडियो में समझाए गए विषय पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, समान आवेश 2 कूलम और ऋणात्मक 2 कूलम को 2 सेंटीमीटर की दूरी से अलग करने वाले विद्युत द्विध्रुव को 30 डिग्री के कोण पर 0.225 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव में उत्पादित बल आघूर्ण की गणना करें। दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा यानी 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हम हमें दी हुई राशियां लिख लेते हैं, जो हैं Q बराबर 2 कूलम। इसके अलावा 2A बराबर है 2 सेंटीमीटर या फिर इसे लिख सकते हैं 0.02 मीटर। इसके अलावा E यानी विद्युत क्षेत्र है 0.225 न्यूटन प्रति कूलम और थीटा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बल आघूर्ण होता है P क्रॉस E या 2QA E sin थीटा। तो दोस्तों, यहाँ हम सभी राशियों का मान इस समीकरण में रख देते हैं तथा इन्हें हल करने पर आता है बल आघूर्ण का मान, जो होगा 0.0045 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा कि किसी एक समान बाह्य क्षेत्र में रखा कोई विद्युत द्विध्रुव किस प्रकार बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। हमारे अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना अगला अध्याय, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आशा है आज के सभी पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आप भी अपनी कॉपी से मिलान कर लीजिए कि आज आपने किन किन पाठों का, किन किन विषयों का अध्ययन किया। तो आज हमने कक्षा 11 में रसायन विज्ञान में पढ़ा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं भाग 6 और इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। भौतिक विज्ञान में आज हमने जाना सरल रेखा में गति और इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। कक्षा 12 में रसायन विज्ञान में आज हमने विलयन भाग 3 व विलयन भाग 4 का अध्ययन किया। और कक्षा 12 में जहां हमने भौतिक विज्ञान में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भाग 8 का अध्ययन करके उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। तो बच्चों, आपको पाठ समझ में आ गया होगा और इसमें निर्मित प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। एक जरूरी सूचना सुनिए बच्चों, ये आज का जो कार्यक्रम आपने देखा है या हमारे टीवी पर प्रसारित हुआ है, यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं तो यह YouTube पर आपको मिल जाएगा। सिर्फ वहां जाकर आपको YouTube पर सर्च बार में शिक्षा दर्शन DD राजस्थान सर्च करके आप इस प्रोग्राम को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आगे। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस
कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।